उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, उस क्या उनका ऑर्डर है, वो हमने कल देखी कि सब अगर 1s ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो अगर कंबाइन होते हैं एलसीओ मेथड से, तो वो एडिशन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्शन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो 1s ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा वो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग 1s का ऑर्बिटल होगा। और इसी तरह से 2s अगर कंबाइन होता है तो वो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनाएगा, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो 1s से ज्यादा होगी। इसी तरह से जो 2p है और उस 2p में भी x है, 2py है, 2pz है, तो वो किस तरह से कंबाइन होते हैं और सिग्मा कब बनता है, पाई कब बनता है, ये हमने देखा और यहाँ उसका ऑर्डर देखा। अगर हम इसको अप्लाई करें कुछ सब्सटेंसेस पे या कुछ मॉलिक्यूल्स पर, तो किस तरह से हम अप्लाई करेंगे वो हम देख रहे थे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं लिथियम की, तो लिथियम को अगर आप देखोगे तो लिथियम होता है 1s2 2s2, सॉरी 1s2 2s1। अब क्योंकि जो 1s2 है वो इनर ऑर्बिट है और इनर ऑर्बिट कभी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये जो 1s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो 1s के हैं, ये वाला और ये वाले, ये यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इस तरह से फिल हो जाता है। ये आपका सिग्मा 1s है और ये हमारे पास में सिग्मा स्टार 1s है। अब हमारे पास में है 2s1 और ये भी लिथियम जो है इसका 2s1। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ये दो ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले 2s से और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले 2s से आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप कुछ इस तरह से फिल करोगे। क्योंकि ये लोएस्ट एनर्जी का है, तो लोएस्ट एनर्जी का ये जो बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल है, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बना सकते हो फॉर लिथियम मॉलिक्यूल Li2 के लिए। इसी तरह से अगर आप आगे चलो कि जब लिथियम के बाद में आपका बोरॉन है, या फिर हमारे पास में कार्बन है, या नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है, जब इस तरह से आप आगे चलते रहते हो तो ये जो ऑर्डर हमारे पास में है, ये वाला जो ऑर्डर हमारे पास में है, ये ऑर्डर नाइट्रोजन से पहले वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, अगर हमारे पास में यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो N2, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ये एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और एक वो सिस्टम होंगे जिसमें 14 के बराबर हो या 14 से कम हो, या तो 14 से कम हो या 14 के इक्वल हो, और एक वो सिस्टम हो गए जिसमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो ये जो दो सिस्टम हैं जहां पे मतलब 14 के बराबर या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पैटर्न है इलेक्ट्रॉन भरने का, या ये कह सकते हैं मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स हैं इनके एनर्जी लेवल का जो ऑर्डर है वो कुछ और होता है। और अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑर्डर है वो कुछ और होता है। ठीक है ना, तो वो कब कितना होगा, नाइट्रोजन से कम है या 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे, और नाइट्रोजन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं या 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तब कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, ऑर्डर यही रहेगा सेम। ठीक है ना, लेकिन होता क्या है कि जो एनर्जीज हैं, ये जो 2p, ये जो एनर्जीज हैं इसकी, ये जो एनर्जी है ये वाली
2px 2py और 2pz, इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, ये एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत पास पास होती है ये। तो जब आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या फिर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक बात करते हो, तो 2pz की जो एनर्जी है ये 2px और 2py से कम होती है। मतलब कि ये जो ऑर्डर मैंने ये लिखा हुआ है, ये किसके लिए है? ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिसमें 14 से ज्यादा, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 14 से ज्यादा, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो या ये कह सकते हैं कि होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ये अच्छा देखो, ये जो 14 इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है ना, यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम लिख रहे हैं, ये किसके लिए लिख रहे हैं? होमोएटॉमिक के लिए, ये हीटेरोएटॉमिक के लिए नहीं है। कहीं आप कहने लगो कि सब कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दो, तो ये हीटेरोएटॉमिक हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग है। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं? होमोएटॉमिक होना चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे का मतलब जैसे कि H2 है, जैसे कि हीलियम 2 है, जैसे कि लिथियम 2 है, या फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो होमोएटॉमिक हैं, एक जैसे एटम्स से मिलकर के बने हुए हैं, इनके लिए जो फॉलो होगा सिस्टम, वो वाला सिस्टम जो फॉलो होगा, उसमें क्या होगा? उसमें इन दोनों की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। मतलब कि पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, इस तरह का सिस्टम फॉलो होगा। तो आप यहां देखो कि ये जो पाई 2pz था, ये पाई 2pz की एनर्जी यहां पर क्या है? यहां पर इस 2px से कम है, 2px और 2py से। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर पाई 2px 2py से इस सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है वो ज्यादा है। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न काम आता है कब? ये पैटर्न तब काम आता है जब आपके पास में 14 इलेक्ट्रॉन से कम या उससे बराबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में। और अगर 14 से ज्यादा हैं तो आप इस नीचे वाले पैटर्न को काम में लेते हो। ये बाकी का जो रहता है वो सेम रहता है, चाहे आप यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं या यहां से यहां आगे मूव कर रहे हैं, ये पैटर्न क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ एक और चीज आप याद रखने के लिए अगर आप देखो तो वो आप यूज कर सकते हो। वो क्या? वो ये कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिससे आपको याद रहेगा। वो क्या है कि अगर इनको अगर आप देखो, यहां से लेकर के और यहां तक का आप सिस्टम देखो, तो ये एक ऑर्बिटल है, ये दो ऑर्बिटल्स एक जैसी एनर्जी के हैं, उसके बाद में ये दो ऑर्बिटल्स एक जैसी एनर्जी के हैं, और उसके बाद में एक ही ऑर्बिटल है। तो ये वाला सिस्टम हो गया 1 2 2 1। और अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे तो यहाँ क्या हुआ? ये एक्सचेंज हो गया, ये दोनों एक्सचेंज हो गए हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 2 1। तो ये जो 2 1 2 1 पैटर्न है, ये 14 इलेक्ट्रॉन से कम या 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर अगर है तो आप इस 21 21 के फॉर्मूले को याद रखोगे। और अगर आपके पास में 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का कोई मॉलिक्यूल है तो आप 1 2 2 1 वाले फॉर्मूले को याद रखोगे। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये क्या है? ये 14 से कम और 14 के बराबर, और यहाँ पे आप बता सकते हो कि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो आप इस 1 2 2 1 वाले फॉर्मूले को याद रखो। तो इतना सा भी अगर आप याद रख लोगे, ये वाला जो फॉर्मूला है, तो आप आसानी से
किसी भी होमो एटमिक मॉलिक्यूल के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फार्मूला या डायग्राम जो है, सॉरी, वो क्या होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो इसका एटम है ऑक्सीजन का, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 1s2 2s2 2p4 8 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये इसका, अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको पता है कि जो इनर शेल वाले जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो आप इनर वाले बनाओगे भी नहीं, आप हमेशा क्या बनाओगे, आउटर वाले बनाओगे। तो आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, आप इलेक्ट्रॉन वहां फिल करोगे, क्योंकि देखो ये एक तो ये है कि ये 14 से ज्यादा है, और 14 से ज्यादा के लिए क्या हो जाता है कि जो हमारे पास में सिस्टम है वो कैसे, कौन सा काम आएगा, वो काम आएगा 1221 वाला। तो ये देखो 14 से ज्यादा जो हमारे पास थे, तो 1221 वाला जो फार्मूला है वो हमारे पास काम आएगा। तो हम इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इस O2 के लिए ये हम लिखेंगे सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। ये हो गया ना, ये वाला सिग्मा और ये सिग्मा स्टार 1s। अब यहाँ क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें भी 1s में, तो हमने 2 लिख दिया। तो हमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं O2 में। इसी तरह से फिर हमारा चलेगा 2s का, तो 2s में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिग्मा 2s2 और फिर सिग्मा स्टार 2s2। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में जो 2p है वो, अब 2p में जो 2px है, 2py है, 2pz है, उसमें किसका होगा, तो हमने बताया था कि ये पैटर्न फॉलो करेगा 1 का। तो पहले 1 है, इसका मतलब ये है कि हम करेंगे सिग्मा 2pz, और उसके बाद में 2 है तो हम यहाँ पर बात करेंगे पाई 2px इक्वल्स पाई 2py। और फिर हमारे पास में फिर ये 2 हो गए, फिर हमारे पास फिर दोबारा से 2 है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px इक्वल्स टू सिग्मा स्टार 2py। सर पाई स्टार या सिग्मा स्टार? पाई वाला बेटा, ये जो 2 वाले हैं ना, ये जितने भी ये जो 2 हमने लिए हैं, ये कौन से हैं, ये वो हैं जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। वो एक्स वाले और वाई वाले जो हैं वो पाई बॉन्ड्स बनाते हैं जब साइड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। और ये दोनों डिजेनरेट हैं, इसीलिए इनको हम इस तरह से लिखते हैं कि ये दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है, डिजेनरेट है। और ये जो 1 लिख रहे हैं, 1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो अलग एनर्जी का है जो हमारे पास में 2pz होता है, ठीक है। तो इसके बाद में फिर क्या आएगा, उसके बाद में आएगा आपके पास में जो सिग्मा स्टार 2pz, क्योंकि हमने सिर्फ अभी सिग्मा 2pz लिखा है, और इस सिग्मा स्टार 2pz की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह की यहाँ पे ये आपको मिलेगी। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सिंपली। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, टोटल 8, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 10 हो गए, 12, 14 और 16। लेकिन 16 यहाँ पर एक साथ, यहाँ पर क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अब इसको अगर आप डायग्रामेटिकली देखें इस फार्मूले को, तो आप देखो कि ये तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, ये जो हैं ये तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लिख पाओगे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इनको हम नहीं बना रहे, हम सिर्फ इसको बनाएंगे। तो ये यहाँ पर कैसा आएगा, ये यहाँ पर कुछ इस तरह का आएगा कि सबसे ज्यादा ऊपर जो है वो हमारे पास में होगा ये यहां से बना रहे हैं उल्टा, तो ये हो गया। इसके बाद में अगर आप देखोगे इससे कम एनर्जी किसकी है, इससे कम एनर्जी है इनकी। उसके बाद में ये हो गए दोनों, उसके बाद में हमारे पास में है ये दोनों, तो इनको आप बना दोगे इस तरह से।
और उसके बाद में फिर हमारे पास बचा है ये सिग्मा 2p z। ये है हमारे पास में सिग्मा 2p z। ठीक है, अब यहां पर आप रख सकते हो एटॉमिक ऑर्बिटल 2p, ये 2px है, एक 2py है, एक 2pz है। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा एटम है ऑक्सीजन का, ये भी हमारे पास में हो गया 2p। तो ये ऑक्सीजन जो है, और ये भी ऑक्सीजन का कौन से ऑर्बिटल्स हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये जो है ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं किसके? O2 के। तो आप इसको इस तरह से दिखाओगे, ये इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी इससे कम है। ऐसे ही यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इनकी एनर्जी कम होगी, और ये जो होंगे इनकी एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, ये इस तरह से। ठीक है ना? तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हमें पता है कि 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही जो दूसरा हमारे पास में एटम है उसमें भी ये 2p4। तो ये हमारे पास हो गया 2p4, ये भी हमारे पास में हो गया 2p4। और जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो आप यहाँ पे भरोगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठवां, और ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होते तब फिर ये पेयरिंग शुरू हो जाती। और इससे नीचे वाले अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें, जो हमारे पास में ये दोनों हैं, जो सिग्मा 1s स्क्वायर और सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, और सिग्मा 2s स्क्वायर और सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, इनको भी अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हो तो आप यहाँ बना सकते हो कि ये हो जाएगा हमारे पास में ये 2s है, ये भी 2s है। ठीक है ना? और इसी तरह से आप यहाँ 1s के लिए भी बना सकते हो, ये 1s, ये 1s का, और ये हमारे पास में 1s का। ये एंटी बॉन्डिंग है, और ये नीचे वाला जो है वो बॉन्डिंग है। तो आप यहाँ पर ये 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर दो। ये भी 1s2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से फिल कर दो, और ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से फिल हो जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ऐसे ही 2s2 भी होता है, ऐसे ही ये भी 2s2 है, 2s2 2s2। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में ये दो हो जाएंगे। तो ये जो है हमारे पास में सिग्मा 1s है, ये आपके पास में सिग्मा स्टार 1s है, ये आपके पास में सिग्मा 2s है, और ये सिग्मा स्टार 2s है। और इसको आप लिख सकते हो 1s सिग्मा 1s स्क्वायर, ऐसे ही सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, ये सिग्मा 2s स्क्वायर, और ये सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर या 2s2। ओके, और फिर उसके बाद में ये 2p आ गया, तो 2p4 है, और इसमें कुछ इस तरीके का पैटर्न है। और यहाँ पर अगर आप इनको लिखोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz2, और ये आप लिखोगे, ये है आपके पास में पाई 2px2, पाई 2py2, और यहाँ इसको देखोगे तो ये एंटी बॉन्डिंग हो गया सिग्मा का, सॉरी पाई का, तो पाई स्टार 2px1, और ये पाई स्टार 2py का 1। और ये जो ऑर्बिटल है ये आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है, जो है आपके पास में सिग्मा स्टार 2pz0। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारे को ये पैटर्न मिला है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरह का है। और अगर आपके पास में नाइट्रोजन से कम का होता, तो मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे लेते कि कार्बन 2 का लेते,
तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो कार्बन के लिए अगर आप देखते हो तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक 1s2 2s2 2p2 होता। तो ये वाली जो इनर ऑर्बिटल्स हैं ये तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ये पूरा फुलफिल्ड है, तो कुछ इसी तरह का पैटर्न आता। और ये वाली जो चीज है, ये जो 2p2 है, यहाँ पर 2p2 हो जाता, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होते, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे, एक यहाँ, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो जब फिल करते, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि कार्बन जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन से कम का एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये जो पैटर्न है वो क्या हो जाता, वो कुछ इस तरह का हो जाता कि ये जो एनर्जी है वो हो जाती और ये एनर्जी, ये दोनों जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाते। बाकी यहाँ ये दोनों ऊपर सेम रहते, ये सेम रहते, लेकिन ये दोनों क्या हो जाते, चेंज हो जाते। तो ये कुछ इस तरह का होता। और अगर आप इनको जब फिल करते 2p2 में, तो 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल कुल मिलाकर के, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2p2 के और 2 इलेक्ट्रॉन इस 2p2 के, तो यहाँ पर आप 4 इलेक्ट्रॉन फिल करते, 1 2 3 एंड 4, और ये जो है वो खाली रहता। तो ये हमारे पास में होता पाई 2px, ये होता हमारे पास में पाई 2py, और ये हमारे पास में होता सिग्मा 2pz। ठीक है, तो ये सिग्मा 2pz रहता 0। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें क्या मिलता, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो मिलता। तो आई होप आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो आप इजीली बना पाओगे। सिर्फ आप वो फॉर्मूला याद रखना कि 14 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास में है या 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, तो आपको जो एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पे बदल जाता है। हाँ, कुछ कह रहे हो? कुछ पूछना है क्या बेटा? सर आ गया समझ में? समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। ओके ओके। तो एक आप देखते हो कि अच्छा अभी तो आप इंडिविजुअल जो ऑर्बिटल्स हैं उनको आप पढ़ रहे हो, एक आप पढ़ते हो ऑर्बिटल्स जब हाइब्रिड होते हैं, एक दूसरे से जो है मिक्सअप हो जाते हैं या मिल जाते हैं, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? एक्चुअली जब दो तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल बन सकते हैं, दो तरीके से भी नहीं बल्कि 3 तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल बन सकते हैं। या तो एसएस जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या कर लें, मिक्सिंग कर लें कि एक एस ऑर्बिटल ये है, दूसरा एस ऑर्बिटल ये है, और ये दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग करके इस तरह से एसएस ओवरलैपिंग कर लें। या फिर एक एस ऑर्बिटल हो आपके पास में और एक पी ऑर्बिटल हो और ये आपस में इंटरमिक्सिंग कर लें कुछ इस तरीके से। या फिर तीसरा तरीका ये हो सकता है कि एक पी ऑर्बिटल ये है और एक पी ऑर्बिटल ये है और ये आपस में इंटरमिक्सिंग कर लें, तो ये कुछ इस तरीके की इंटरमिक्सिंग करेंगे, ये कुछ इस तरह के इंटरमिक्सिंग करेंगे। तो एसएस ओवरलैपिंग के थ्रू हाइब्रिड ऑर्बिटल बन सकते हैं, एस और पी जो ऑर्बिटल है इनके थ्रू हाइब्रिड ऑर्बिटल बन सकते हैं, या फिर जो पी और पी है ये भी आपस में क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ते हो तो आप यहाँ पर साइड ओवरलैपिंग जो पी ऑर्बिटल्स ये जो मैंने आपको यहाँ शो किए हैं इनकी आप साइड ओवरलैपिंग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये ओवरलैपिंग अलग चीज है और हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं। तो यहाँ जो एसएस ओवरलैपिंग से बना है, एसएस ओवरलैपिंग से, यहाँ एस और पी ओवरलैपिंग से बना है, और ये जो है वो पी पी ओवरलैपिंग से बना है। अब ये जो पीपी ओवरलैपिंग है वो इस तरह की भी हो सकती है और पीपी ओवरलैपिंग जो है वो इस तरह की भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, वो पीपी ओवरलैपिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, या तो एसएस ओवरलैपिंग हो, या एसपी ओवरलैपिंग हो, या पीपी ओवरलैपिंग हो। और एक चौथी टाइप की और ओवरलैपिंग होती है, कब? जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में ओवरलैपिंग कर ले, है ना। जैसे
मान लीजिए कि आप sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में आप देखते हो कि सब यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लिया BeH2 का। अब जो बेरिलियम है वो सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर जो है वो 4 होता है, 1s2 2s2 2p0 इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। हमें पता है यहाँ पर ये भी फुलफिल्ड है, यहाँ 2s भी फुलफिल्ड है और 2p जो है वो खाली है। तब तो इसको बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए इस तरह की स्थिति में, लेकिन हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस 2s का क्या हो जाएगा, वो यहाँ जो खाली ऑर्बिटल है 2p का उसमें पहुंच जाएगा और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास में हो जाएंगे। तो एक इस s का और एक इस p का, ये 2 ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेंगे, इंटरमिक्सिंग कर लेंगे और क्या बना देंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, sp ओवरलैपिंग के थ्रू। ठीक है ना, कि एक ये s का और ये जो 2p है इसका ये p का, ये ओवरलैपिंग यहां पर हो गई और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें देखने को मिला। अब ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ये क्या करेंगे, ये करेंगे ये कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिलेगा, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के इस तरफ और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के इस तरफ, तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है वो क्या हुई है, ये हुई है sps। ये क्या हुई है, sp। तो ये तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये s का एटॉमिक ऑर्बिटल है। ऐसे ही यहां पर ये जो है ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये s का एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग जहां हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है। तो आप बहुत सारी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ते हो, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, sp3 dsp2 d2sp3। तो इस तरह से बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन है। हालांकि वो हाइब्रिडाइजेशन आपकी बुक में है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, वो आप जानते हो, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो आप जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो आप देखो, और जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो भी आप डायटोमिक मॉलिक्यूल लो, उस डायटोमिक मॉलिक्यूल में इस तरह से मॉलिक्यूलर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप फिल करो और उसमें देखो कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, जो बॉन्डिंग और ऑर्बिटल्स हैं उसमें माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे और देखोगे कि वहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल करके आता है। तो आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। और देखो मॉलिक्यूल, कई बार आप एक उसमें मत फंस जाना, कई बार क्या होता है, एक चीज पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है कि H2 प्लस H2 माइनस, इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ठीक है ना। अब यहां अगर आप H2 माइनस में देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है और H2 प्लस में देखोगे तो यहां एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसको कैसे बनाओगे, तो हाइड्रोजन का तो सिंपल है कि साहब ये 1s है और ये भी 1s है, ये 1s, ये 1s, और यहां पर आप फिल कर दोगे इस तरह से। ये एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां फिल कर दिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने सीधा इसमें डाल दिए। लेकिन जब आप इसकी बात करोगे H2 प्लस की, तो उस H2 प्लस में आपको एक हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन दिखाना है, दूसरे के पास नहीं दिखाना, तो आप इसको नहीं दिखाओगे। ठीक है ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका सिंपली चेंज हो जाएगा। और जब आप H2 माइनस की बात करोगे तो क्या करोगे, एक में आपको 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं और एक में आपको एक इलेक्ट्रॉन शो करना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक्स्ट्रा है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे
वो क्या होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन तो आप यहाँ फिल कर दोगे और 1 इलेक्ट्रॉन इस एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लिखोगे वहां पे ये जो H2 माइनस है, यहाँ पर जो Na माइनस Na अपॉन 2 ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ ये जो Na की जो वैल्यू है इस H2 माइनस में वो 1 आ जाएगी, और बाकी जो ये दोनों हैं H2 और H2 प्लस मॉलिक्यूल जो है, इसमें जो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो फिर इन दोनों के लिए जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो 0 आएगी, लेकिन यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। और Nb जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो आप यहाँ पर देखोगे कि वो कितना आ रहा है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप H2 की बात करते हो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, लेकिन अगर आप H2 प्लस की बात करते हो तो यहाँ 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो जो N जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे 1 आएंगे, और इसके लिए जो Nb की जो वैल्यू है वो 2 आएगी, और यहाँ पर भी जो Nb की जो वैल्यू है वो 2 आएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये वैल्यू को आप पुट करोगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां प्रेजेंट हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि Nb और Na दोनों की वैल्यू कितनी कितनी है इन तीनों मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैटायन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एनायन, है ना। कई बार इस नाम से भी आ जाता है। तो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप लिख करके और इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। अच्छा, इनकी स्टेबिलिटी कैसे बताओगे, आपसे भी पूछ सकता है कि ये जो 3 जो हमारे पास में यहाँ अलग अलग तरह की जो स्पीसीज हैं, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो कि जहां बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर वैल्यूज में आता है वो तो ज्यादा स्टेबल रहेंगे सिंपली, ठीक है ना। और मतलब ये कि अगर आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1, और H2 प्लस और ये H2 माइनस, इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे, ये बॉन्ड ऑर्डर आएंगे कितने आपके, ये बॉन्ड ऑर्डर आएंगे दोनों के लिए हाफ हाफ। तो ये जो H2 है ये मोर स्टेबल देन H2 प्लस और H2 माइनस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर वैल्यूज में आ रहा है। फ्रैक्शंस में बॉन्ड ऑर्डर, भाई आधा बॉन्ड कैसे बनेगा, आधा बॉन्ड तो स्टेबल नहीं है, यहाँ पे भी आधा बॉन्ड स्टेबल नहीं है, लेकिन ये फुल बॉन्ड आपको मिल रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो इनकी स्टेबिलिटी को आप इस तरह से शो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनकी मैग्नेटिज्म कोई पूछ सकता है कि दोनों में से, ये सॉरी इन तीनों में से पैरामैग्नेटिक कौन सा है, तो सिंपली आप पैरामैग्नेटिक कैसे बताओगे, तो पैरामैग्नेटिक बताओगे जहां पर मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर अगर कहीं पर ज्यादा है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो डायमैग्नेटिक होगा। तो अगर आप यहाँ पे इन तीनों में देखें तो H2 में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखो Nb में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो पेयर हो गया, यहाँ पर H2 माइनस में देखते हो तो भी जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है, मतलब कि पेयरिंग हो गई, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 1, तो ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है ना। और ये इसकी बात करें, H2 माइनस की बात करें तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर Nb की वैल्यू तो 2 है लेकिन Na जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 है, तो कहीं पर भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक ये भी है और ये पैरामैग्नेटिक ये भी है, दोनों ही पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप H2 ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये आपका डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, ओके। और अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेकर के और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बना करके देखो तो हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले दी गई थी, लेकिन अगर आप वहां पे बनाओ तो होगा क्या,
होगा ये कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है। ये दोनों जब पास में आएंगे तो दो तरीके से पास में आ सकते हैं। क्या कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये जो हाइड्रोजन है इसको A मान लेते हैं और ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं B बोल देता हूँ, Hb। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो इन दोनों की स्पिन कैसी हो, सेम स्पिन हो, एक जैसी। जब यहाँ सेम स्पिन के इन एटम्स को पास में लेकर के आएंगे तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी। ये मान लीजिए कि ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है और ये इनका जो है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, R से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये इस मॉलिक्यूल का सेपरेशन मान सकते हैं कि ये यहाँ पे सेपरेटेड फॉर्म में इतनी पोटेंशियल एनर्जी रहती है जब ये दूर दूर है। लेकिन जब ये पास पास आएंगे, ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये HA और ये जो HB, ये दोनों जब पास पास आएंगे इस तरह से, तो यहाँ ये दोनों सेम स्पिन के हैं, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके का कर्व आएगा। लेकिन अगर इनकी स्पिन डिफरेंट होती, इनकी स्पिन इस तरह की होती, ये HA है और ये HB है, एक का इस तरह का स्पिन है और एक दूसरे का स्पिन जो है वो इसके अपोजिट है, तब क्या होगा, तब ये जब पास पास आएंगे तो शुरू में तो इनकी एनर्जी कुछ इस तरह की होगी, फिर एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी और एक पर्टिकुलर समय के बाद में फिर बढ़ने लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर ऐसा डिस्टेंस है जहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे कम है, और ये इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इस हाइड्रोजन एटम के लिए और इस हाइड्रोजन एटम के लिए। इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ प्रेजेंट है, और इन दोनों की ये जो बीच की डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये आपका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, जिसको आप इस तरह से शो करोगे, और ये R वैल्यू। तो यहाँ आप जब देखते हो, जब ये अपोजिट स्पिन आ रहे हैं, इसको आप फर्स्ट कंडीशन मान सकते हो, इसको आप सेकंड कंडीशन मान सकते हो। तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और यहाँ पर ये जो कर्व आया है ये सेकंड पोजीशन के लिए आया है, ये वाली जो सेकंड सिचुएशन है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे जैसे जैसे हम पास में लेकर आते जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है। कम क्यों होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट स्पिन्स हैं, और जब ये पास पास आएंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी आपने पढ़ा भी होगा कि दोनों स्पिन्स एक ऑर्बिट में जब यहाँ रहेंगे, ये जब ये बनाएगा तो यहाँ पर जाओ, देखो दो, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 1s, इस सिग्मा 1s में ही ये दोनों ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब इस ऑर्बिट में रहेंगे, इस वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर में रहेंगे, तो ये सेम स्पिन के नहीं हो सकते। सेम स्पिन के होंगे तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से सेम स्पिन वाले जो मॉलिक्यूल बनाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और अनस्टेबिलिटी इसमें आ जाएगी। और जब अपोजिट स्पिन के होंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर ज्यादा होगा और ये पोटेंशियल एनर्जी काफी कम हो जाएगी, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर के फिर ये वापस